बहुत ज्ञान भरा पड़ा है सबके पास, सबको बहुत कुछ आता है। बात ये है ही नहीं, और सिलेक्शन इस पे डिपेंडेंट ही नहीं होता। सिलेक्शन तो इस पे डिपेंड करता है कि तुम्हें बहुत कुछ आता होगा, लेकिन क्या तुम्हें वो आता है जो इस बार नीट में आने वाला है, या क्या तुम्हें वो आता है जो नीट में आता है। हमें वो याद करना है, वो समझना है जो नीट के लिए जरूरी है। दुनिया भर की चीजें अगर आपको पढ़नी है तो मैं पढ़ा दूंगा आगे, कभी जब रेगुलर क्लास बनाऊंगा, कभी मैं क्लास का वीडियो बनाऊंगा तब। अभी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं जो नीट के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। नीट के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। दृष्टिकोण का मतलब समझते हैं आप? मतलब नीट के लेवल पे जो सही है, जो चांस बनता है जिसका, मैं उनकी बात करूं। एक क्वेश्चन हम उठा रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर से। यहां मैं एम इफेक्ट, आई इफेक्ट का यूज करके एसिडिक स्ट्रेंथ के कुछ ऑर्डर लेके आया हूं। याद करने हैं आपको, ये बहुत ही शानदार सवाल है। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर से भी क्वेश्चन बनेगा। एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन सुनिए। पहला क्वेश्चन है HCOOH यानी कि फॉर्मिक एसिड है, एक एरोमेटिक एसिड है और एक एलिफेटिक एसिड है। एरोमेटिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ऑलवेज एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा होती है, क्योंकि एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर R लगा होता है। जैसे ही ये H बाहर निकलती है, इस पे माइनस आता है, और इस माइनस को स्टेबल करने के लिए यहां कुछ नहीं है, ये माइनस चार्ज है, बल्कि ये R जो है प्लस इफेक्ट दिखाता है, और इस इफेक्ट की वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ नहीं पाती, क्योंकि सीधा सा तरीका है एसिडिक स्ट्रेंथ के। आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद करना है कि एसिड जब H निकाल देता है ना, एसिड वही तो एसिड है ना जो H प्लस रिलीज करेगा, जो प्रोटॉन रिलीज करेगा। तो H प्लस निकलने के बाद, जैसे कोई एसिड है AH, कोई एसिड है, तो H निकलने के बाद A माइनस बच जाएगा, H प्लस बाहर निकल जाएगा, तभी तो आप बोलते हो कि ये एक एसिड है। तो जो बचा है ना, रिमेनिंग जो एनायन है, उसकी स्टेबिलिटी चेक करो। रिमेनिंग एनायन की स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ रिमेनिंग एनायन, जितना ज्यादा स्टेबल ये होगा, समझ जाना उतनी ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी इस कंपाउंड की। वापस सुन लीजिए, किसी भी एसिड से H निकलने के बाद, किसी भी एसिड से H निकलने के बाद जो एनायन बचे, H जाएगा बाहर तो प्लस लेके जाएगा, माइनस छोड़ के जाएगा। तो जो एनायन बचे उससे पूछना, जो एनायन बचे उससे पूछना मजा आया। अगर वो कह दे कि मजा आया, अगर वो कह दे कि स्टेबिलिटी बढ़ गई मेरी, H निकलने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा चार्ज, मेरा निगेटिव आयन, मेरा जो ऊपर निगेटिव चार्ज बना है उसको स्टेबल करने के लिए मेरे पास है जुगाड़, मेरे पास सामान है, मेरे पास ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो समझ जाना इस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ये एसिड आराम से H दे देगा। अब H निकलने के बाद एनायन रो रहा है, चिल्ला रहा है, मेरी H दे दो, मेरी H दे दो, मेरी H क्यों निकाल ली, अब मैं क्या करूं, मुझे कौन संभालेगा। तो फिर भैया वो एक बात बताओ, H क्यों निकालेगा? पागल है क्या जो H निकलने के बाद रोएगा, बर्बाद हो जाएगा। H निकलने के बाद बचा एनायन अच्छा खासा स्टेबल बनना चाहिए, तो H आराम से निकल जाएगी। जैसे ही H निकलेगी, समझ जाना कि एसिड हो गया। दूसरा तरीका कि सर मुझे ये कैसे पता लगेगा कि वो जो रिमेनिंग एनायन है वो स्टेबल हुआ है या नहीं हुआ? नहीं, कैसे पता लगेगा? अरे भाई सीधा सा तरीका है, आप देख लेना, उसके ऊपर निगेटिव ग्रुप्स लगे होंगे ना, तो समझ जाना वो स्टेबल हो गया। पॉजिटिव ग्रुप्स लगे होंगे तो समझ जाना वो अनस्टेबल हो गया। मतलब
इस एनायन के ऊपर कुछ और भी जो लग रहा है उसको देखना। अगर निगेटिव ग्रुप्स लगे हैं तो एनायन स्टेबल हो जाएगा, पॉजिटिव ग्रुप्स लगे तो एनायन अनस्टेबल हो जाएगा। या फिर बचे हुए एनायन में कोई एरोमेटिसिटी आ जाए, रेजोनेंस आ जाए, किसी भी वजह से स्टेबल हो सकता है। रिमेनिंग एनायन जो बचा है, जो बना है H निकलने के बाद, प्रोटॉन निकलने के बाद, उसमें कहीं रेजोनेंस आ जाए, कोई एरोमेटिसिटी आ जाए, वो किसी भी वजह से स्टेबल हो जाए तो समझ जाना एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई। शानदार तरीका है, आपका मन करे जैसे देख लेना, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। मैंने कहा ना स्टेबिलिटी ऑफ रिमेनिंग एनायन कैसे बढ़ सकती है, कई तरीके हैं। ड्यू टू एरोमेटिसिटी, मान लो H निकलने के बाद एरोमेटिसिटी आ रही है, H निकलने के बाद कॉन्जुगेशन हो रहा है छोटा अच्छा खासा, यानी कि रेजोनेंस हो रहा है, तो समझ जाना बात खत्म हो गई कि एनायन स्टेबल हो गया। और कैसे समझोगे, ऐसे ही तो समझना, ऐसे ही तो देखना पड़ेगा। इन तीनों में सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी, क्योंकि बचे हुए माइनस पे ये R अपना पॉजिटिव इफेक्ट लगाएगा, और पॉजिटिव इफेक्ट से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती नहीं है, घट जाती है। पॉजिटिव ग्रुप लगने से बचा हुआ एनायन अनस्टेबल हो जाता है। अरे यहां कम से कम H निकलने के बाद फायदा तो होगा, बेंजीन की रिंग है। अब रिंग का देखो माइनस आई इफेक्ट भी होता है, ये भी बता दूं आपको। माइनस आई इफेक्ट में मैंने जब ऑर्डर लिखाए थे पीछे क्लास में, तो उसमें माइनस आई ग्रुप्स में बेंजीन की रिंग, फिनाइल को भी लिखाया था मैंने, देख लेना उसके अंदर। दूसरा ये रेजोनेंस कर लेगी इसके साथ, तो दो फायदे हो जाएंगे, तो आपको यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। लेकिन एक समस्या आ गई, एक्सेप्शनली आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि फॉर्मिक एसिड तो एक एलिफेटिक एसिड है, फिर भी ये एरोमेटिक से ज्यादा एसिडिक कैसे हो जाता है? रीजन है उसका। एक्चुअली जब इस H के निकलने के बाद यहां माइनस आता है, तो ये माइनस चार्ज इस O के बटने के साथ साथ, O पे तो डिस्पर्स होता ही है, साथ साथ ये रिंग में भी डिस्पर्स होता है, तो रेजोनेंस इधर भी चलता है और रेजोनेंस इधर भी चलता है। इस तरह से अलग अलग डायरेक्शन में रेजोनेंस होने की वजह से इसे क्रॉस रेजोनेंस या क्रॉस कॉन्जुगेशन कहते हैं। और क्रॉस कॉन्जुगेशन अनुनाद का जो रेजोनेंस का जो इफेक्ट है वो कम कर देता है। जबकि यहां H निकलने के बाद यहां माइनस आता है, ये माइनस इस O पे बटता है, इधर 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 एक ही डायरेक्शन में चलता है रेजोनेंस, और दो इक्विवेलेंटिक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनती है। यहां कहीं कोई क्रॉस नहीं होता, इस वजह से यहां स्टेबिलिटी बढ़ जाती है रिमेनिंग एनायन की। अगला क्वेश्चन, ये A, ये B, ये 3 C, तीसरे नंबर की C, ये 3 तरह की H है, एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है। ले भैया, ऐसा क्यों? COOH है भाई, COOH तो एसिडिक ही होगा, क्योंकि जैसे ही ये H जाएगी इस पे माइनस आएगा, ये माइनस दोनों तरफ बटेगा और इक्विवेलेंटिक रेजोनेंस करेगा। इक्विवेलेंटिक रेजोनेंस का मतलब सेम चार्ज ऑन सेम एटम्स जब डिस्पर्स होता है तो उसे इक्विवेलेंटिक रेजोनेंस कहते हैं। या फिर ये कह दीजिए नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जब आता है तो इक्विवेलेंटिक रेजोनेंस कहलाता है। और अगर उल्टा हो रहा है, निगेटिव चार्ज पॉजिटिव की फॉर्म में बट रहा है, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव की फॉर्म में बट रहा है, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, अपोजिट नेचर का काम हो रहा है, ये क्या तरीका है? आप बताइए। ऑक्सीजन पे माइनस आए तो ठीक, लेकिन ऑक्सीजन पे प्लस आए तो क्या वो टॉलरेट करेगी, सहन करेगी उसे? नहीं। नाइट्रोजन पे माइनस आए तो वो सहन कर सकता है, प्लस आएगा तो क्या वो इतना सहन कर पाएगा? नहीं, क्योंकि उसकी खुद के नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने ऊपर माइनस को टॉलरेट कर सकता है, लेकिन प्लस को सहन नहीं कर पाएगा वो।
कार्बन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, इसके ऊपर माइनस चार्ज लगाओगे और आप कहोगे कि बेटा रख ले इसको, कैसे रख लेगा वो? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा अच्छा होता है निगेटिव की बजाय। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे निगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे पॉजिटिव, या फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे निगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज जब आता है तभी रेजोनेंस इफेक्टिव और अच्छा माना जाता है बच्चों। और इसीलिए इक्विवेलेंटिक रेजोनेंस हो जाने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल बनेगा, रिमेनिंग एनायन स्टेबल होने की वजह से ये वाली है ज्यादा एसिडिक बनेगी। इधर आओ बेटा, H प्लस तो ये भी देगा क्योंकि NH3 प्लस है, प्रोटोनेटेड H है भैया ऑलरेडी इसके पास भी प्रोटोनेटेड H है। अब दोनों के पास प्रोटोनेटेड H है तो कौन देगा? ये भी देगा, वो भी देगा। ये कम कम दे, ज्यादा ज्यादा देगा, वो कम कम देगा। क्यों? क्योंकि इस ग्रुप का निगेटिव इफेक्ट इस पे ज्यादा पड़ेगा और इस पे कम पड़ेगा, बिकॉज निगेटिव और पॉजिटिव आई इफेक्ट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। ये इसके करीब है और इससे ये दूर है, इसलिए इसके ऊपर इसका निगेटिव इफेक्ट कम रहेगा तो ये कम एसिडिक रहेगी, इस पे ज्यादा रहेगा तो ये ज्यादा एसिडिक रहेगी। ये सवाल एक बार आईआईटी में पूछा गया था। H की एसिडिक स्ट्रेंथ जो NO2 जुड़ी हुई है H कार्बन पे, उस पे देख लीजिए, क्योंकि इसकी तो वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ कम है तो ज्यादा से ज्यादा एसिडिक जो H है उनका कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ एक NO2, यहाँ दो NO2, यहाँ ओ माय गॉड दो NO2, लेकिन NO2 का डिस्टेंस बदल गया है बेटा। और यहाँ एक ही NO2 है लेकिन इतने सारे पॉजिटिव ग्रुप लगा रखे। कमाल करते हो बाय गॉड। साफ नजर आ रहा है मुझे, जितना ज्यादा नेगेटिव उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, ऐसा बताया गया था। या H हटा हटा के एनायंस बना के देख लीजिए, सबसे बढ़िया एनायन इसी का बनने वाला है, सबसे बढ़िया एनायन इसी का बनने वाला है, सबसे बढ़िया एनायन इसी का बनने वाला है। क्योंकि जैसे ही ये H जाएगी इस पे माइनस आएगा, इस माइनस को दोनों माइनस M ग्रुप, बाय गॉड जैसे ही H निकलेगी, अभी तो ये माइनस I का काम कर रहे हैं, अभी तो ये माइनस I का काम कर रहे हैं बाबू, लेकिन H के निकलने के बाद जैसे ही इस पे माइनस का चार्ज बनेगा, इस माइनस के चार्ज और NO2 के बीच में रेजो हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा। रेजोनेंस की वजह से ये माइनस M दिखाएगा और माइनस M आयन को इतना स्टेबल कर देगा कि रिमेनिंग एनायन की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाने की वजह से बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा ये कंपाउंड। सेकंड इज मोस्ट एसिडिक, थर्ड इज मोर एसिडिक। क्योंकि यहां एक ही कार्बन पे दोनों थे, यहां किसी भी एक कार्बन को उठा के देख लीजिए, दूसरा NO2 दूर रहेगा। हाँ, लेकिन ज्यादा दोनों की रहेगी। क्यों? क्योंकि दोनों में दो NO2। अब बचे ये दोनों। अब भाई दोनों में NO2 सेम है, लेकिन प्लस आई ग्रुप के हिसाब से आंसर देना पड़ेगा। इसमें छोटा प्लस आई, इसमें मोटा प्लस आई, बड़ा प्लस आई होने की वजह से सबसे कम एसिडिक हो जाएगा वो बेटा। और दूसरी बात बाबूजी, H ही नहीं है उसके पास। जिस कार्बन पे NO2 है उस पे तो H ही नहीं है, पड़ोसी की देनी पड़ेगी। जिस कार्बन पे NO2 है उसके पास तो खुद की H ही नहीं है, पड़ोसी की H देनी पड़ेगी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ तो वैसे ही कम दिख रही है। अगले पे आ जाओ भैया, बोर्ड साफ कर रहा हूं क्योंकि जगह बनाना जरूरी है। आ जाइए, दो चीजें बची मेरे पास, इधर और इधर दो है, ये दो है बस। ये अगला एग्जाम्पल भैया, ओ भैया, फिनॉल फिनॉल, ये फ्लोरोफिनॉल, ये क्लोरोफिनॉल। यहां फ्लोरोमेटा पे, यहां क्लोरोमेटा पे और मेटा पे कभी भी रेजोनेंस नहीं लगता, केवल आई लगता है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। देखो भैया, बहुत ज्ञान भरा पड़ा है सबके पास, सबको बहुत कुछ आता है, बात ये है ही नहीं। और सिलेक्शन इस पे डिपेंडेंट ही नहीं होता।
सिलेक्शन तो इस पे डिपेंड करता है कि तुम्हें बहुत कुछ आता होगा, लेकिन क्या तुम्हें वो आता है जो इस बार नीट में आने वाला है, या क्या तुम्हें वो आता है जो नीट में आता है। हमें वो याद करना है, वो समझना है जो नीट के लिए जरूरी है। दुनिया भर की चीजें अगर आपको पढ़नी है तो मैं पढ़ा दूंगा आगे, कभी जब रेगुलर क्लास बनाऊंगा, कभी मैं क्लास का वीडियो बनाऊंगा तब। अभी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं जो नीट के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। नीट के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। दृष्टिकोण का मतलब समझते हैं आप? मतलब नीट के लेवल पे जो सही है, जो चांस बनता है जिसका, मैं उनकी बात कर रहा हूं। आई आपको पता है किसका आई ज्यादा होता है? हाँ सर पता है। बेटा बोलना किसका ज्यादा होता है? आई एफ का ज्यादा होता है सर। निगेटिव आई तो एफ का ज्यादा होता है, तो बस क्यों घबरा रहे हो? जिसका निगेटिव आई ज्यादा वो ज्यादा एसिडिक। बट इधर एफ और सीएल, भैया पोजीशन बदल गई है, अब ऑर्थो पे आ गए। अब आई तो लगेगा, आई तो दुनिया में सब जगह लगता है, मैंने बोला था आई तो सब जगह लगेगा। यहां ज्यादा लगेगा और यहां कम लगेगा। ये मोर है, ये लेस है, लेकिन बाबू समस्या है क्या? एम भी लगता है। जिन जिन ग्रुप्स के पास लोन पेयर होते हैं वो प्लस एम इफेक्ट भी दिखाते हैं। आपको एक्सेप्शनली मैंने बताया भी था पीछे कि आई और एम में से हेलोजन्स का आई इफेक्ट थोड़ा ज्यादा रहता है। वैसे तो एम इफेक्ट डोमिनेटिंग टेंडेंसी में रहता है, लेकिन यहां हेलोजन्स में एक्सेप्शनली हेलोजन्स में आई इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव रहता है। तो रिजल्टिंग इफेक्ट जब इन दोनों का चेक किया, इस पॉजिटिव और नेगेटिव में, तो रिजल्ट भी इन दोनों का इसी का ज्यादा आता है, निगेटिव का ही ज्यादा आता है। ये दोनों का मैंने रिजल्ट निकाला, ये निगेटिव रिजल्ट आया, निगेटिव रिजल्ट, क्योंकि आई इफेक्ट इज लिटिल ग्रेटर देन एम इफेक्ट फॉर हेलोजन्स। ध्यान रखें, सबकी बात नहीं चल रही। तो रिजल्ट आया निगेटिव इसका चेक किया बाबू, तो इसका भी रिजल्ट निगेटिव आया। और जब दोनों का रिजल्ट चेक किया तो बेटा इसका रिजल्ट थोड़ा ज्यादा आया। एफ से ज्यादा निगेटिव इफेक्ट रिजल्ट में, इसका एफ से ज्यादा सीएल का रिजल्ट मिला मुझे, इसीलिए ज्यादा एसिडिक सीएल हो गया। एक तो रीजन है ये कि रिजल्टिंग नेचर ऑफ आई एंड एम फॉर सीएल इज ग्रेटर देन एफ, सो दिस इज मोर एसिडिक, दिस इज लेस एसिडिक। एक तो ये रीजन देखो, यहां इसको ज्यादा किया था, यहां इसको ज्यादा। और एक और रीजन है, आपको पता है सीएल के कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 17 इलेक्ट्रॉन होता है बाबू, एफ के नीचे आता है, समझ रहे हैं आप? थर्ड पीरियड में डी ऑर्बिटल्स होते हैं इसके पास, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, बाय गॉड। ओफो, जरा इधर समझा देते हैं। एफ के पास ये फैसिलिटी नहीं होती, सीएल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। वैकेंट डी ऑर्बिटल मेरा बेटा, तो इन वैकेंट डी ऑर्बिटल से क्या मतलब है गुरुजी? मतलब है बेटा, मतलब है जैसे ही ये एच निकलती है इस पे माइनस आता है, और ये माइनस रेजोनेंस करते करते जब यहां सीएल वाले कार्बन पर पहुंचता है तो इस माइनस को 5 कमरे खाली मिलते हैं, और ये माइनस का चार्ज कभी इस कमरे में कूदता है, कभी उस कमरे में कूदता है, कभी उस कमरे में कूदता है। ये माइनस चार्ज जंप लगाता है अलग अलग कमरों में, क्योंकि खूब खाली कमरे पड़े। तो कूदने से क्या हुआ? कूदने से एनर्जी लॉस हुआ,
स्टेबिलिटी गेन हुआ, क्योंकि चार्ज का जितना ज्यादा डिस्पर्शन होता है, चार्ज का जितना ज्यादा बंटवारा होता है, अरे दुखों का जितना ज्यादा बंटवारा करोगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। बेटा माइनस का चार्ज भी तो इसके ऊपर एक दुख का कारण है ना, दुख ही तो है किसी भी एटम पे चार्ज का आ जाना, क्योंकि कोई भी चार्ज नहीं लेना चाहता, हर कोई न्यूट्रल रहना चाहता है। अब मुझ पे कोई दुख का पहाड़ टूट पड़ा और मैं अकेला ही उसको झेलता रहूंगा तो एक दिन मर जाऊंगा भाई साहब। लेकिन अगर मुझ पे कोई दुख का पहाड़ टूट पड़ा और उस दुख को झेलने वाले मेरे घर के 4-5 मेंबर खड़े हो जाएं मेरे साथ, मेरे कॉन्जुगेशन के लोग मेरे साथ आ जाएं, मेरे रिश्तेदार मेरे साथ आ जाएं कि चिंता मत कर, हम तेरे साथ हैं, उससे क्या दुख की क्वांटिटी या मात्रा कम हो जाएगी? नहीं, दुख सहने की शक्ति बढ़ जाएगी। दुख तो जितना है उतना ही रहना है, लेकिन वो दुख अब कई लोग बांट लेंगे बेटा, वो भी थोड़ा दुख बांट लेगा, वो भी दुख बांट लेगा, वो भी सब दुख बांट लेंगे, तो आपके ऊपर से दुख की मात्रा थोड़ी कम रह जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। यही होता है यहां। ओ पे आया माइनस, ओ पे आया दुख, कार्बनों पे बटा, और कार्बन पे आया दुख वैकेंट ऑर्बिटल्स में बटा, तो दुख खूब सारा बट गया। जितना ज्यादा डिस्पर्शन दुख का हो गया, जितना ज्यादा डिस्पर्शन इस चार्ज का हो जाएगा, उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी। चार्ज भले ही कोई भी हो, यानी कि चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे नेगेटिव चार्ज हो, चाहे फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से अनस्टेबल हो रहा हो, उसका जितना ज्यादा डिस्पर्शन करोगे, जितना ज्यादा बंटवारा करोगे, जितना ज्यादा लोगों में वो बांटा जाएगा, उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगा। तभी तो बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूलर आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ कॉन्जुगेशन। यूं ही थोड़ी बोलते हैं, जितना बड़ा कॉन्जुगेशन, जितना बड़ा कुनबा, जितना बड़ा परिवार, जितने ज्यादा लोग संयुग्मी होंगे, कॉन्जुगेट होंगे, रिश्ते में होंगे, उतना ही दुख बटेगा। जितना दुख बटेगा उतना ही स्टेबिलिटी आएगा। भैया आ गया होगा, देखो भैया जगह नहीं है हमारे पास, इसलिए इसको भी हटा रहे हैं। ये गया, ये गया, ये गया। अब बचे ये दो, इसकी और इसकी जो है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर चाहिए। हाँ तो निकाल देंगे, पता है गुरुजी हमें एच हटानी है और माइनस लगाना है। माइनस लगाने के बाद देख लो कितना बट रहा है। गुरुजी ने बोला था हमसे कि बांट के देख लो। बांटा हमने, 2 जगह बट रहा है भैया, और 2 जगह बट रहा है तो डिजाइन कुछ ऐसी हो रही है, ओ पे माइनस, ओ पे माइनस। वो चार्ज 2 लोगों ने बांट डाला, और जिन जिन लोगों ने बांटा वो दोनों सगे संबंधी थे, वो दोनों एक जैसे थे, वो दोनों उस दुख को सहन करने के लिए स्ट्रॉन्ग थे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स पर नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो रहा है, इससे बढ़िया इक्विवेलेंटिक रेजोनेंस कहां होगा बेटा? शानदार रेजोनेंस, जबरदस्त स्टेबिलिटी आ रही, आराम से दे देगा, ले जा ले जा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी बात करते हैं। ओ माय गॉड, एच निकलने के बाद माइनस तो यहां भी आ रहा है, लेकिन रेजोनेंस तो ये भी कर रहा है। लेकिन रेजोनेंस के बाद आप देखो हो क्या रहा है, ये चार्ज कार्बनों पे बटा, और कार्बन बेचारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होते हैं, मना कर रहे हैं हमें मत दो, हमें मत दो, ये माइनस हमें मत दो, क्योंकि हम तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम माइनस क्यों लेगा? लेकिन ड्यू टू कॉन्जुगेशन भाई रेजोनेंस था, और रेजोनेंस है तो प्रथा है, रेजोनेंस की तो प्रथा है कि चार्ज बटेगा, और बांटा उसने अपने आप को स्टेबल करने के, लेकिन बांटा किसके ऊपर? कार्बनों के ऊपर। ठीक है, निगेटिव चार्ज निगेटिव के टर्म में बट गया। अच्छा, निगेटिव चार्ज निगेटिव की टर्म में बट गया, ठीक है, लेकिन जिन पे बटा वो बेचारे गरीब थे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम थे, इसलिए
रेजोनेंस तो अच्छा है इसका, लेकिन इससे कंपेयर करें तो कम अच्छा है। ये ज्यादा ज्यादा स्टेबल रेजोनेंस है और ये कम स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, लेस स्टेबल। इसीलिए इस वाले एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी और उसकी कम रहेगी। आओ बेटा अगले सवाल पर आओ। फिनॉल, नाइट्रोफिनॉल, नाइट्रोफिनॉल, नाइट्रोफिनॉल एक ही ग्रुप लेके जगह बदलेगा, उसकी ग्रुप एक ही रखेगा, जगह बदलेगा, या फिर जगह सेम रखेगा और ग्रुप बदलेगा। सबको ऑर्थो पे लगा दिया, एक जगह ये ग्रुप लगा दिया, एक जगह कोई ग्रुप लगा दिया, एक जगह कोई ग्रुप लगा दिया। तब तो आपको क्या करना है, ग्रुप की स्ट्रेंथ देख के और आंसर देना है। जितने ज्यादा निगेटिव ग्रुप लगेंगे या जितने स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ वाले निगेटिव ग्रुप लगेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए ग्रुप तो सेम रखे और जगह बदल दी जाए, देखो NO2 को यहाँ मेटा पे लगाया, यहाँ ऑर्थो पे लगाया, यहाँ पैरा पे लगाया, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, दिमाग लगाना है। यहां तो -I लगेगा, यहां -I भी लगेगा, -M भी लगेगा, माइनस थोड़ा कम लगेगा, I वाला दूर है OH से। गौर से देख के बताइए सबसे ज्यादा निगेटिव कहां दिख रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा निगेटिव होगा उतना ज्यादा एसिडिक। सबसे ज्यादा निगेटिव कहां दिख रहा है सर? सबसे ज्यादा निगेटिव तो मुझे यहां पे दिख रहा है, बस यही ध्यान रखना है, यही ध्यान रखना है बिटुआ। निगेटिव ज्यादा होने के बाद भी इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम रह जाती है और उसका रीजन होता है इंट्रा मोलिक्यूलर H बॉन्डिंग। तो इससे क्या हुआ, अरे H बॉन्डिंग हो गई ना, तो H फंस गई इसके साथ, H बंध गई, यहीं पे जकड़ लियो ने NO2 ने H को, तो वो H को डोनेट करने की टेंडेंसी थोड़ी कम हो गई बाय गॉड, क्योंकि H यहां फंसी पड़ी है ना बेचारी, तो इसके रिलीज होने के चांस कितने कम हो गए सर? अरे अरे भाई रुको बेटा, इतने कम नहीं हुए, सिर्फ पैरा से कम हुए, इतने ही कम हुए कि पैर, क्योंकि H बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता, तो पैरा से ये कम रहेगा, क्योंकि इसके जस्ट बाद पैरा का ही नंबर आने वाला था। तो देखो अब यहां होने वाला तो था ये वाला ज्यादा एसिडिक, लेकिन हो गया ये वाला ज्यादा एसिडिक, माइनस इफेक्ट कम है फिर भी ज्यादा एसिडिक हो गया, क्योंकि यहां H बॉन्डिंग ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया। और सबसे कम तो ये होगा ही, क्योंकि इसमें तो कोई माइनस है ही नहीं। इतने आओ भैया, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, तो बहुत बड़ा सवाल है भैया, यहां तक चलेगा, और आगे आओ। हाँ तो और आगे चलो, कौन मना कर रहा है? इससे ज्यादा ये आएगा, 2 NO2 आ गए, और इससे ज्यादा ये आएगा क्योंकि 3 NO2 आ गए। भैया इसको पिक्रिक एसिड कहते हैं, शायद आपको पहचान नहीं आ रहा होगा, ये मैं इसके बारे में बता दूं, दिस इज पिक्रिक एसिड। और पिक्रिक एसिड फिनोलिक एसिड है, फिनोल है ये, उसके बावजूद भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा एसिडिक हो जाता है, और उसका रीजन साफ नजर आ रहा है, चौड़े में दिख रहा है ना, NO2 ग्रुप 3 लगा रखे हैं भैया, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी नहीं तो और क्या होगी, 3 NO2 लगा रखे हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ ही बढ़ेगी। तो भैया कार्बोक्सिलिक एसिड वैसे तो फिनोल से ज्यादा एसिडिक होते हैं, लेकिन यहाँ कंडीशनल हो गया मामला, NO2 लगा दिया आपने 3, इसलिए पिक्रिक एसिड ज्यादा एसिडिक हो गया। भैया जगह साफ करी जा रही है, चलें आगे। रेडी बेटा, आप तैयार है बाबू? अगला सवाल, ये भी हटाओ जी, हो गया ना बच्चों। अब देखो, इसे देखो, क्या चाहते हो भैया? कुछ नहीं, ये ABCD, ओफो समझ गया, ये 4 तरह की H दिखा के हमसे एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है। निकाल देंगे, बता रखा है सर ने हमको। सबसे ज्यादा एसिडिक तो COH का H ही होता है ड्यू टू इक्विवेलेंटिक रेजोनेंस, उसके बाद फिनोल का नंबर आता है। तो भैया ये तो सबसे ज्यादा हो गई, A तो साफ दिख रहा है, फिर ये और ये दोनों फिनोलिक है, लेकिन यहाँ NO2 भी लगा हुआ है, इसलिए ये ज्यादा हो गई, फिर इन दोनों में से इसका नंबर आ गया,
और लास्ट में एल्काइन का नंबर आएगा। घबराओ मत, मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ का एक बहुत बड़ा ऑर्डर रटाया था, आपको याद करो, बहुत बड़ा ऑर्डर लिखा है। जैसे मैंने न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी की बात की थी, वहां लिखा है, तो मैंने कहा था रट लो इसको, रट लो उसको, कोई जरूरत नहीं है दिमाग लगाने की उसमें, रट लो उसको, मैंने कहा आएगा, रट लो उसको, मैंने कहा ना आएगा, बात खत्म। बस रट लो उसको, बहुत जगह काम आता है, कहीं ना कहीं वो चिपका दिया जाता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चन में उसका इस्तेमाल हो जाएगा। एक और सवाल बनता है, ये कह रहा है कि भैया मेरे पास 1 मोल NaNH2 है, तो क्या करें? कुछ नहीं, मैं इसकी रिएक्शन कराना चाहता हूं इससे। हाँ तो करा दे, सॉल्ट बना देंगे। नहीं सॉल्ट तो बना दोगे आप, ये तो मैंने मान ली, लेकिन वो जो Na है वो तो मेरे पास एक ही है, किस किस को दोगे आप Na? ये तो सोचने की बात है कि भाई Na तो एक ही है आपके पास, एक ही मोल लिया है आपने। तो फिर एक काम करो भैया, जो इनमें सबसे बढ़िया है ना स्ट्रॉन्ग, उसकी जगह Na लगा दो। पक्का पक्का काम बन जाएगा वो। तो भाई जो सबसे एसिडिक है वो कौन है? Ha। तो बस ऐसा सवाल आए तो आप क्या करना, इस H को हटा के इसकी जगह Na लगा देना, ठीक है, ये सॉल्ट बनेगा बस, बाकी यूं क्यों रह जाएगी, क्योंकि एक ही था ना आपके पास। एनी डाउट? आ जाओ, बेंजीन की डब्बी ऊपर COOH है, बेंजीन की डब्बी ऊपर COOH है, बेंजीन की डब्बी पर COOH है। बेटा बेंजीन की डब्बी पर अलग अलग तरीके से मैंने COOH और CH3 ग्रुप को जोड़ दिया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि COOH, CONH2, टर्शियरी अमाइन ग्रुप, SO3H, NO2, IBR, ये बड़े बड़े साइज के ग्रुप हैं, बल्कि ग्रुप्स कहते हैं इनको, बड़ा साइज, बिगर साइज वाले। तो बड़े आदमी को, मोटे मट आदमी को अपने बगल में कोई बैठ जाए, ये पसंद होता है क्या? पसंद नहीं, क्योंकि वो खुद ही इतना बड़ा फैला हुआ है, वो आधी से ज्यादा जगह तो खुद कवर कर लेता है, तो बगल में किसी को बैठना उसको बर्दाश्त नहीं होता। चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, बर्दाश्त नहीं होता उसको। यही हाल यहाँ है। COOH साइज में बड़ा है, बड़ा होने की वजह से इसके बगल में कोई आ जाए, इसे बर्दाश्त। सब मैं तो छोटा सा प्लस आई ग्रुप हूं। अरे कोई भी हो, प्लस आई हो चाहे माइनस आई हो, समझ में आया? मेरे बगल में नहीं आने का, COH ने बोला। और हुआ ये कि साहब CH3 जैसे यहां लगा तो COH ने बोला कि देख हट जा, यहां से हट जा, देख मेरे बगल में मत आ। क्यों? इतनी भीड़ में मैं, देख मेरे को बड़ा जो है अनकंफर्ट फील होता है, तू निकल यहां से। अरे मैं नहीं जाऊंगा, मैं क्यों जाऊंगा, मैं तो यहां लगा हूं, तुझे क्या दिक्कत है? इतने झगड़े को देख के ये H परेशान हो गई। क्या लगा रखा है, मैं नहीं रहूंगी यहां, इतनी भीड़ भाड़ में, इतने क्राउड में मैं नहीं रहूंगा, चल दी मैं, और ये चल दी। H निकल ली। H के निकलने को ही कहते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ आ जाती है। इसीलिए इन सब में सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाता है। ये काम केवल ऑर्थो पोजीशन पे जब कोई ग्रुप आता है तभी होता है। ये ग्रुप भले किसी भी नेचर का हो, चाहे पॉजिटिव ग्रुप हो चाहे नेगेटिव हो, हर कंडीशन में COH की H को निकलने पर मजबूर कर देगा। H बाहर निकल जाएगी और ये कंपाउंड एसिडिक हो जाएगा। ध्यान रखें, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑलवेज मोर एसिडिक देन सिंपल बेंजोइक एसिड। वैसे ये पैरा से भी ज्यादा एसिडिक हो जाता है। अब देखो यहां तो सबसे ज्यादा हो जाएगा। इसको कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। इसकी वजह से क्या होता है कि ग्रुप आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। बड़ा जो ग्रुप होता है वो प्लेन के बाहर निकल जाता है, आउट ऑफ प्लेन हो जाता है, तो O पे आने वाला माइनस रिंग के साथ क्रॉस कॉन्जुगेट नहीं कर पाता और स्टेबल ज्यादा हो जाता है। क्योंकि क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो COO में अकेले में रेजोनेंस होगा, लीनियर रेजोनेंस, और लीनियर रेजोनेंस की वजह से वहां स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि यहां आप इसको ऑर्थो इफेक्ट भी कह सकते हैं।
ये एक तरीके का स्टेरिक इनहिबिशन है, यानी कि स्टेरिक इनहिबिशन मतलब रेजोनेंस में स्टेरिकली इनहिबिशन यानी हिंड्रेंस का आ जाना, बाधा का आ जाना, परेशानी का आ जाना, मुश्किलें आ गई रेजोनेंस में, तो वो अच्छा हुआ, इसके लिए ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है इसको। अब इससे कम ये क्यों? क्योंकि इस पे तो प्लस आई है, प्लस आई ग्रुप तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है, तो फिर ये सबसे पीछे कैसे चला गया? अरे भैया इस पे प्लस आई के साथ साथ हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, समझा? दो तरह का हाइपर कॉन्जुगेशन, प्लस एच माइनस एच, प्लस एच हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब 3 अल्फा एच की वजह से, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते नहीं है, घटाते हैं। ठीक है बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ के बाद अब मैं बेसिक स्ट्रेंथ बताऊंगा आपको।